अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं पूरे हफ्ते के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आ गई। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप हेडलाइंस पर। हमजा शहबाज 21वें वज़ीर आला पंजाब बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हल्फ बर्दारी से कबल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला के इंतखाब में 197 वोट हासिल किए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत अहम शख्सियात ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। कराची में दहशतगर्दी की संगीन वारदात। जामिया कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब खुदकुश बम धमाका हुआ। 3 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मुताद्दिद जख्मी हो गए। धमाके के बाद वैन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाया। बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म की टीम में शामिल हो गए। 33 बरस की उम्र में पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर खारिजा बन गए। सदर ममलकत ने बिलावल भुट्टो से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो समेत वफाकी वज़रा तकरीब में शरीक हुए। हल्फ लेने के बाद वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ारत खारिजा आमद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फराह खान के असासों में अचानक इजाफा कैसे हुआ? नैब ने आमदन से जायद असासों पर फराह खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 साल में फराह खान के अकाउंट में 84 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा हुई। 9 बार अमरीका और 6 बार मुत्तहिदा अरब अमारात का सफर किया। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरों में 6 से 8 घंटे, देहात में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और गुज़श्ता हफ्ते की अहम अपडेट्स आपने मुलाहिज़ा की। हमजा शहबाज इस वक्त 21वें वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, हल्फ उठा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने गवर्नर हाउस में उनसे ये हल्फ लिया है और गवर्नर पंजाब की तरफ से हमने देखा कि मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और मुसलसल अदालत की ऑर्डर्स के बावजूद हल्फ लेने से गुरेज किया जाता रहा। जस्टिस जवाद हसन ने तीसरी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि सदर ममलकत और गवर्नर पंजाब ने जानबूझकर पहले 2 फैसलों को नजरअंदाज करके आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब महंगाई में 0.43% इजाफे के बाद महंगाई की शरह 15.86% हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और अगले 1 माह के लिए मौजूदा कीमतें ही बरकरार रखी गई हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मुल्क में जो बिजली का बहरान है वो शदीद होता जा रहा है। 12-12 घंटे तक हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग होती जा रही है। शॉर्टफॉल इस वक्त 8500 मेगावाट तक पहुंच गया है। वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि 1 मई तक इस तमाम बहरान पर काबू पाया जाए, लोड शेडिंग में कमी लाई जा सके। लेकिन खुर्रम दस्तगीर की तरफ से कहा गया कि 10 रोज़ लगेंगे, जिसमें ये जो लोड शेडिंग का दौरानिया है ये निस्फ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हमारे हुक्मरानों की तरफ से दी जा रही हैं इसके मुताबिक हमें जो ये लोड शेडिंग का दौरानिया है और जो लोड शेडिंग का बहरान हम देख रहे हैं, बिजली का बहरान देख रहे हैं, इसमें इस पर काबू पाया जा सके अगले चंद दिनों में। अलावा जी हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से मुतालिक स्कैंडल सामने आ रहे हैं और नैब ने भी इसको टेकअप कर लिया है। फराह गोगी इस वक्त मुल्क में नहीं है। उनके शौहर से एक प्रोग्राम में जो इंटरव्यू हुआ उसके दौरान उन्होंने कहा कि वो और फराह इंक्वायरी के लिए हाजिर हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज गुल साहब, जिस तरह से पंजाब में हमने देखा कि हल्फ बर्दारी के मामले को डील किया गया, इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। सियासी एक बहरान पैदा हुआ है। महज आईनी कुछ प्रोविजंस है उसको इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो गवर्नर साहब हैं, चाहे स्पीकर चौधरी परवेज इलाही साहब हैं या फिर उनके मुखालफिन हैं, तो उसमें जो अदम बर्दाश्त के एक रवैया है, म्यूचुअल एकोमोडेशन जिसमें नजर नहीं आई दोनों तरफ से। पहले तो यही हुआ कि जी पीटीआई के लोगों को 26-27 लोगों को एक साइड पे कर दिया गया। फिर उसके बाद जो कुछ देखने में आया पंजाब असेंबली में, और अब फिर गवर्नर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी आईन की शिकों का ही हवाला दे रहे हैं जी। तो इस लिहाज से बड़ी एक अफसोसनाक सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है। इसको हम आईनी बहरान तो नहीं कह सकते हैं, सियासी बहरान
जरूर है। इम्तियाज गुल साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब ने। हसन खावर साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। हसन खावर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हल्फ बर्दारी का जो मामला है उसको डील किया गया है, वो बड़ी खतरनाक सी और एक खतरनाक सियासी बहरान की तरफ ये लेकर जा रही है ये सारी सूरत हाल। तो ये मामला क्या आप नहीं समझते कि यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था? देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये मामला बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था। अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें तो हकीकत ये है कि इस वक्त एक ऐसी पार्टी की हुकूमत है और एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्लोर क्रॉसिंग की मदद से ये हुकूमत बनाई है और हमारे वो अराकीन जो इनहराफ कर चुके हैं, मुरव्वत अराकीन है, उनके बलबूते पर बनाई है। मसला ये है कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा था उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने एतराज उठाया था कि ये गलत है। उस पर कानून दान भी ये कह रहे हैं कि जब तक वो अपना जो इस्तीफा है वो गवर्नर को ना देते और गवर्नर के नाम हैंड रिटन ना होता, वो अप्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइन की रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। लेकिन हसन साहब, ये तो आपकी हुकूमत के दौरान में ये हुआ ना, जब प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे और जो गवर्नर हैं वो चौधरी मोहम्मद सरवर थे, आपकी अपनी पार्टी इक़्तिदार में थी उस वक्त। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में थी भी तो वो किसी उसकी वजह से कोई गैर आईनी चीज को आईनी नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में बिल्कुल इसको देखना चाहिए कि किसकी ओमिशन थी। दूसरी तरफ मसला ये है कि देखिए, हम तो इस सिलसिले में अदालत भी गए हैं और हमें अदालत से इंसाफ की पूरी उम्मीद भी और रहेगी। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात दिलचस्प बताऊं, इस वक्त आइन की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर है कि वो लोग जो उन्होंने इनहराफ किया है उनको फौरी तौर पर डी सीट कर देना चाहिए। अगर आप डी सीट उनको कर देते हैं तो आज पंजाब असेंबली में किसकी अक्सरियत है? फिर हमारी अक्सरियत है। तो ये बहुत बड़ा एक सियासी और आईनी बहरान है और अगर कोई फाउल प्ले से उनको अंदर रखना चाहे तो आवाम उसको मुस्तरद करेंगे और अगर आप कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे तो पंजाब असेंबली में फिर दोबारा हमारी अक्सरियत है। ये बहुत बड़ा एक आईनी और सियासी बहरान है और इसका सिर्फ एक ही हल है कि फौरी तौर पर आवाम के पास जाया जाए, फ्रेश मैंडेट के लिए इलेक्शन करवाएं, वरना ये हुकूमत काम ना कर सकेगी और पाकिस्तान को आप ऐसे यरगमाल नहीं बना सकते कुछ सियासी हाथों में। सही। तो हसन खावर, जो अभी आप की जो पार्टी है और इमरान खान साहब हैं वो लोगों को सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते, क्योंकि आप मईशत वाली जो तमाम सूरत हाल है, अभी आप इक़्तिदार से गए जो है वो अभी महीना भी नहीं हुआ आपको, तो आप मईशत की सूरत हाल को बहुत बेहतर जानते हैं। तो मईशत की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोगों को सड़कों पर लाने की बजाय जो भी इस वक्त हुकूमत है उसको कुछ काम इलेक्शंस तक जो है वो पूरा करने दिया जाए? देखिए, मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये हुकूमत जो है ये इस वक्त जो हमारी मईशत के मसाइल है वो हल करने की अहलियत नहीं रखती। आप अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर देख लें कि IMF जाकर एक बात करके आए हैं, इधर एक और बात कर रहे हैं, अभी तक उस पर फैसला फौज की बुनियाद पे ये नहीं ले सके। इसी तरह जो स्टेट बैंक का कानून है जो एक बहुत अहम जुज़्व है इस पूरे IMF प्रोग्राम का, उसके ऊपर मुतहिदा हुकूमत के अंदर जो पार्टी थी जब ये ऑपोजिशन में थी, इन्होंने एक और व्यू दिया है। जाहिर है कि उसके ऊपर भी ये या तो छेड़खानी करेंगे या यू टर्न लेंगे। तो इस वक्त इनके पास ना अहलियत है ना इनके पास मैंडेट है कि ये इस मसले को हल करें। इस मसले को सिर्फ अवाम के, लेकिन IMF के साथ शराइत तो हसन खावर साहब आपकी गवर्नमेंट ने तय की थी ना, जो बुनियादी जो उनके साथ जो डील हुई थी, उनके साथ जो शराइत हुई थी, वो आपकी गवर्नमेंट ने की थी। जी, हमने की थी और हम तो उस कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने तो कानून साजी की भी स्टेट बैंक के हवाले से, लेकिन उस कानून की खुला मुखालिफत इन तमाम पार्टियों ने की। और इस वक्त इनके ज़हन ये भी है कि इस चीज को अब हम खुद कैसे साइन ऑफ करें। पेट्रोल और डीजल की कीमत, मैंने आपको बताया कि एक तरफ हम एक और बात बताते हैं, IMF से एक और वादा करते हैं, इधर आकर कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आ रही। और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से इस वक्त मुल्क में जो डीजल का बहरान पैदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हुआ है। और आप अगर पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस देख लें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मईशत की तरफ नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो मस्का साहब को भेजा हुआ था। हुकूमत की तवज्जो ये थी कि 87 लोगों का डेलीगेशन बनाया जाए, PIA का जहाज बुक किया जाए। वो तो अवाम ने शोर मचाया तो उससे पीछे हटना पड़ा। इनकी तवज्जो इस चीज के ऊपर है कि NRO 2 दिया जाए, जमानतें मजीद एक्सटेंड कराई जाए, FIA जब सामान की ट्रांसफर की जाए। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि मईशत के हल की तरफ कहीं
जाने का इनका इरादा है। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुल साहब, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हमने वाकया देखा और जिस तरह से ये लोगों का रवैया सामने आया, शेख रशीद के जो भतीजे हैं उन्होंने मस्जिद नबी वाक़े पर खुशी का इजहार किया जो भी वहाँ पर वाकया पेश आया, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो सियासी अदम बर्दाश्त है हम जो देख रहे हैं ये मुकद्दस मकामात तक भी पहुँच चुकी है, हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी? देखिए, ये मुआशरे के लिए अभी खतरा इसलिए साबित हो गया है कि ये शाहजहान बुख्ती और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ हुआ है, ये नारे लगे हैं। 2019 में मेरे ख्याल है इमरान खान साहब जब गए थे बतौर वज़ीर आज़म, उस वक्त गो न्याजी गो के नारे लगे थे। उस वक्त तो इतना शोर किसी ने नहीं मचाया था। इससे पहले जनरल राहील शरीफ जब उम्रे के लिए गए थे तो लोगों ने उनके हक में बड़े जोरदार नारे लगाए थे इसी जगह पे, तो वहाँ तो उस वक्त हुर्मत मुतासिर नहीं हुई थी। लेकिन इम्तियाज गुल साहब, नारेबाजी में और हैरासमेंट में फर्क तो होता है ना? नहीं, बिल्कुल फर्क होता है। मैं अब जरा मेरी बात अगर काइंडली पूरी हो जाए, बुनियादी यहाँ पे मसला ये है कि आया मस्जिद नबवी में नाराबाजी या हरासमेंट जायज है या नहीं। ठीक है, वहाँ पे उस मकाम का तकद्दुस किस तरह बहाल रखा जा सकता है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि ना तो वहाँ पे बादशाहों के लिए, हुक्मरानों के लिए अलहदा सिक्योरिटी एस्कॉर्ट होना चाहिए, भले कोई भी हो, ना ही वहाँ पे ऊंची आवाज में किसी को बात करनी चाहिए, न ही किसी को नारे लगाने चाहिए। लेकिन वो लोग जिन्हें ताज़ा तरीन नारों पे दुख हुआ है, मैं तो सिर्फ उनके लिए याद दहानी करवा रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब गए थे उस वक्त इसी नौयत के नारे लगे थे, जब इमरान खान गए तो उनके खिलाफ नारे लगे थे, जनरल राहील शरीफ के हक में नारे लगे थे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगली पॉलिसी है, ये नहीं होना चाहिए। और बिलाशुबा जो चाहे वो चर्च है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, उसका एहतराम सब पे लाजिम है। और फिर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक मस्जिद है, वहाँ पे सबका एहतराम और बिल्कुल मुकम्मल एहतराम लाजमी है। लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें माजी में होने वाले वाकयात भी याद रखने चाहिए इस किस्म के वाकयात की मजम्मत करने से पहले। सही, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में हम देख रहे हैं कि अमूमी तौर पर जो अदम बर्दाश्त है उसका रवैया पाया जाता है, और खानगी मामलात से लेकर सियासी जलसों तक हम ये देखते हैं कि हमारे रवैयों में इंटॉलरेंस मुसलसल बढ़ती जा रही है। जो रवादारी है वो हमारे मज़हब का, हमारे इस्लाम का जो है वो बुनियादी जुज़्व है, बुनियादी उसूल है, और इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि हम रवादारी के उसूल को अपनाएं बजाय इसके कि हम अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ें। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे और अगले गेस्ट से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब ने, जो कि माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। बैरिस्टर साहब, हमने जिस तरह देखा कि जिस तरह इस तमाम मामले को, जो हल्फ बर्दारी वाला मामला है, इसको डील किया गया, और गुज़श्ता हफ्ते के तमाम वाक़यात और फिर अदालत के ऑर्डर्स, जस्टिस जवाद हसन ने जो तीसरी दरख्वास्त पर समाअत की तो उसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दी, उन्होंने कहा कि सदर ममलकत और गवर्नर पंजाब ने चूंकि जानबूझकर पहले दो फैसलों को नज़रअंदाज किया है तो उन पर आर्टिकल 5 का इत्तलाक होगा, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। तो क्या कहेंगे आप, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी में मजीद इसमें उन पर क्या क्या मुकदमात बनाए जा सकते हैं? जी, मैं इस पर जो मेरा पर्सनल टेक है जी वो ये है कि ये जो अदालतों का काम है वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस में इंटरफेयर करना नहीं है। आर्टिकल 69 इस पर बड़ी क्लैरिटी देता है। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर की जजमेंट थी, उस जजमेंट से भी मैं बहुत एहतराम से डिसएग्री करता हूँ। एडवाइस, सजेस्ट, डायरेक्ट करना उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर वो ऐसे करेंगे तो उसके रेमिफिकेशंस बड़े फार रीचिंग होंगे, क्योंकि आइन में फिर आर्टिकल 68 भी है। कल को पार्लियामेंट में ये बहस शुरू हो जाएगी कि जजेस के बारे में बात शुरू हो जाएगी। अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला जो था वो बड़ी मुश्किल से सेटल डाउन हुआ है। तो ये आइन के कन्फाइंस हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कन्फाइंस हैं जिनको एडहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस जवाद हसन साहब वाला जो मामला है वो स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो दो अदालतों से या दो दफा चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स थे वो दोनों फ्लाउट हो रहे थे। तो जस्टिस जवाद हसन साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बट टू enforce his predecessor's order number 1 and secondly article 199(1)(c) के तहत उनके पास इख्तियार है, इसको हम कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस के डायरेक्टरी रिट करना।
डायरेक्शन देना हुकूमत को कि वो इसको इन्फोर्स करें। डायरेक्शन उन्होंने दी है फेडरल गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा है कि जी कन्वे किया जाए कि इस ओथ को एडमिनिस्टर करें। तो आई थिंक उनकी जो जजमेंट है उससे तो मैं बिल्कुल उस तरह डिसएग्री नहीं करता, बिकॉज ही वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू से दिस। लेकिन ओवरऑल इन प्रिंसिपल मेरा जो इख्तिलाफ है वो जुडिशरी का पॉलिटिकल मैटर्स या पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल क्वेश्चंस को डिसाइड करने में है। अगर वो ये काम शुरू कर देंगे ऑन रेगुलर बेसिस तो इवेंचुअली होगा ये कि एक दूसरे की बड़ी सिवियर किस्म की ओवरलैपिंग हो जाएगी। बैरिस्टर साहब, आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर ये जो पार्लियामेंट के मामलात हैं इसमें। लेकिन हम देख चुके हैं कि जब पार्लियामेंट में एक मामला जो है वो अनरिजॉल्व रहेगा और एक अरसे तक कोई अनार्की की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बाद में पैदा हो सकती है, तो उस मामले को कहीं ना कहीं पे तो रिजॉल्व किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर एक जगह पर आइन शिकनी हो रही होगी और उसको उसकी सूरत हाल जो है वो मुसलसल बदतर होती जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरवेंशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन इंटरवेंशन का रास्ता आप खुद देते हैं। मतलब अगर सियासतदान, पार्लियामेंट वाले मामला पार्लियामेंट में हल नहीं करेंगे तो और ऑब्वियसली जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो है वो इंटरवीन करना पड़ेगा। तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनका ये बनता है कि वो अदालत को जो है वो मुदाखलत करने का मौका ना दें। लेकिन अगर अदालत को मुदाखलत करनी पड़ती है तो फिर तो वो अदालत मुदाखलत करेगी। आप अगर देखें जी तो फिर वंस अगेन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, क्योंकि एक स्टूडेंट ऑफ लॉ आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट जुडिशरी, कि आप देखें फ्रॉम डे वन अगर मुदाखलत या डिसीजंस हैं तो हो ही अदलिया की तरफ से रहे हैं। पार्लियामेंट को तो किसी किस्म का काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपने अगर स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली की बात सुनी हो तो जिस दिन इजलास हुआ है, क्या इजलास इस तरह हुआ करते हैं इसमें असेंबलीज में? क्या स्पीकर जो है वो गैलरी से खड़े होके प्रोसीडिंग्स को करते हैं? क्या इसके अफसर जो है वो अंदर जाकर इजलास करवाते हैं? ये सारे वो मामलात हैं जो कि अपने जाती तय पार्लियामेंटेरियंस को करवाने थे। इस तरह तो फिर कल को पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड कर लेंगे जी हमें फलानी जजमेंट से इख्तिलाफ है तो हम उस जजमेंट को सेटिसाइड कर देते हैं, हम उसके खिलाफ बात करते होते हैं। आप हमेशा मौका देते हैं चीजों को फ्लरिश करने का, चलने का, आगे बढ़ाने का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी जुडिशरी को इसलिए इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि आइन शिकनी हो रही है। देखिए आइन शिकनी से तो मेरी बड़ी सीरियस इख्तिलाफ है। आइन शिकनी बहुत सीरियस ऑफेंस है। आइन में आर्टिकल 6 मेंशन करता है उसकी तफसीली डेफिनेशन व्हिच इज सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्डिंग इन अबेयंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तफसीली तौर पर एक कंप्लीटली डिफरेंट मैटर्स। अगर आप आइन मुअत्तल कर दें, अगर आप आइन जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था या हमारे साबका आमरों ने किया था, लेकिन उसको लेजिटिमाइज किया था उस वक्त की जुडिशरी ने, वो पार्लियामेंट ने नहीं किया था या मीडिया ने नहीं किया था या मैंने आपने नहीं किया था। तो अगर उसको लेजिटिमाइज करके ये कहते हैं आइन शिकनी नहीं है और ये प्रोसीजरल मैटर्स जो है जिसके ऊपर बहस हो रही है उसको आइन शिकनी कहा जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा एक ओवर स्टेटमेंट होगी। स्टिल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए था। मैं इसलिए परेशान था कि अगर ये जजमेंट फॉलो नहीं होती फॉर सम ऑड रीजन, खुदा ना खास्ता ये सारी जजमेंट्स, तो जो बैड इमेज जाएगा इन पब्लिक, वो जुडिशरी की जो रेपुटेशन है वो नीचे जाती है, जुडिशरी का जो वकार है वो मजरू होता है और वो सारी की सारी सिचुएशंस बड़ी डेंजरस हो सकती है। अभी भी अगर आप देखें गवर्नर ने एक लेटर लिखा हुआ है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उस लेटर में बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है, 2 लेटर्स लिखे हैं, एक पहला लिखा और एक गालिबन कल परसों लिखा है कि जनाब मैं बाउंड बाय माय ओथ हूं टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब मेरा सवाल ये कि अगर सुबह गवर्नर ने आके सिर्फ खत साइन करने, एक चाय का कप पीना है और अच्छे से कपड़े पहनना है तो इसके लिए ओथ की जरूरत नहीं है। अगर उनको ओथ लिया हुआ है तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व कर रहे हैं? वो वही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व कर रहे हैं जिसमें आर्टिकल 48(2) भी है, आर्टिकल 101 भी है, 103 भी है, 105(5) भी है, 255 भी है, और ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं गवर्नर की पावर की बात करते हैं। देयर इज अ चैप्टर ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका मकसद ये है कि गवर्नर ने वहां ब्लाइंडली नहीं बैठना। सेरेमोनियल रोल का मतलब ये नहीं होता कि आपने ब्लाइंडली बैठना है। आइन की सिंबल है वो, फेडरेशन में सदर पाकिस्तान, प्रोविंस में गवर्नर पंजाब। सो अगर गवर्नर पंजाब देखता है कि जो इस्तीफा दिया गया है वो एड्रेस ही उस शख्स को नहीं किया गया जिसको किया जाना चाहिए, और उसके बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त एड्रेस कर दिया है, चाहे वो जो मर्जी हो, उनकी अपनी पार्टी के हों, तो ही हैज टू टेक एक्शन। तो बैरिस्टर साहब क्या देखते हैं कि आप आइन और सियासी उसूलों पर इसका आने वाले सालों में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जी, पाकिस्तान की जो पास्ट में जुडिशरी का कॉन्डक्ट रहा हुआ है बिफोर 2007,
उससे तो मैं कोई एज कानून के तालिब इल्म बहुत ज्यादा इम्प्रेस या खुश नहीं हूँ। वो कोई इतने अच्छे जजमेंट्स नहीं है जो कि एटलीस्ट हम अपने जूनियर्स को बता सकें या टीवी पर बैठ के बता सकें कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कत्ल जो है वो अदालतों ने इंडोर्स किया, या फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कहा कि आप आइन को इधर से बदलें उधर से बदलें। इस किस्म की जजमेंट से तो मैं ना इम्प्रेस्ड हूँ ना मैं कह सकता हूँ। 2007 के बाद की जुडिशरी जो कि आजाद जुडिशरी थी, एक मूवमेंट के बाद आई थी, हमारी सब वकला की मेहनतों के बाद आई थी, उस जुडिशरी से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह के प्रेसिडेंट्स मत सेट करें। अब नुकसान ये हो सकता है कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट फिर चाहेगी कि उनके मामलात अदालत में आए, यहां पर आके सेटल हों। घंटी बजाने से लेके स्पीकर के जो नेशनल असेंबली की होती है वहां से लेके मैंने गाड़ी कौन से रंग की रखनी है, सुबह स्पीकर साहब ने शेरवानी कौन सी पहननी है, फिर ये बातें वहां तक चली जाएंगी। सही। बैरिस्टर साहब चूंकि आपकी जो कानून के अलावा जो है वो सियासी जो मामलात हैं उनमें भी काफ़ी जो है अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको क्या लगता है कि फराह गोगी के जो करोड़ों के बल्कि अरबों के जो स्कैंडल सामने इस पर नैब की हम देख रहे हैं कि कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो वो कितना नुकसान होगा? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कहूं कि जो इस वक्त फराह बीबी की इंक्वायरी चल रही है वो उसी नौयत से, उसी स्पीड से और उसी जिसे कहते हैं विगर से चलनी चाहिए जिस तरह बाकी तमाम नैब की इंक्वायरीज चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि उनको एक सेपरेट कोई इम्प्यूनिटी है या वो उनसे उस बात नैब ना करें ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। इस पर तो हमारी बड़ी क्लैरिटी है, मेरी भी क्लैरिटी है, और अपेरेंटली तहरीक इंसाफ की जो चेयरपर्सन उन्होंने भी ये कहा है कि हम उनको नहीं जानते, आपने उनके खिलाफ करना है जो मर्जी एक्शन लें। लेकिन अब इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बिल्कुल ग्रेव आएगा, क्योंकि ये सबको पता है कि शी इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ, तो एक ऑफ कोर्स इंप्रेशन तो बन जाता है, परसेप्शन बन जाती है। दो आई फील के कानूनन तो जब तक उन तक कोई बात नहीं आती या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आती तो ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल साइड जिस तरह के आपने कहा कि वो पाकिस्तान में इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, अगर परसेप्शन बना दी जाए कि अब जिस तरह तोशा खाना केस जो है वो एक भोंडा एक वेपन है और एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि वजीर आजम साहब जो कहा करते थे कि मैं करप्ट नहीं हूँ, वो करप्ट है, तो आई थिंक वो एक परसेप्शन की कोशिश है, लेकिन वो शायद इतनी सक्सेसफुल ना हो। बट ये एक प्रॉपर केस है ऑफ समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ, तो आई थिंक इसका नुकसान तो बिल्कुल होगा। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, इसको कंटेस्ट करना होगा, और अनलेस के वो बाइज्जत बरी नहीं होती इसमें से डेफिनेटली इसका डेंट आएगा। तो बैरिस्टर साहब, लेकिन नैब की कारकर्दगी पर भी तो आप देखें ना, बहुत सारे सवाल उठते हैं। गुज़श्ता जितने भी 3.5 साल 4 साल का अरसा है, या इस दौरान में हमने देखा कि नैब ने केसेस बहुत सारे बनाए लेकिन प्रूव करने में नाकाम रही। क्या आप समझते हैं कि नैब इस केस में से कुछ निकालने में कामयाब होगी? देखिए जी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपने इन देयर ओन विजडम केसेस भी बनाए, केसेस बना के उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की अच्छी तरह, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है, जिनका मैं तो एटलीस्ट फिर अब इतनी जुडिशरी पर बात हो जाएगी कि वो मुनासिब नहीं होगी कि अगर आप देखें तो वहां पर भी आकर जुडिशरी बहुत बड़ा एक इम्पेडिमेंट है, ट्रायल्स ही खत्म नहीं हो रहे, उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो क्या करे। इमरान खान से पहला सवाल हर पब्लिक गैदरिंग में ये होता है कि जी आपने इनके खिलाफ ट्रायल खत्म नहीं किए, और जवाब होता है जी मैंने करने थे, अदालतों ने करने थे। तो अदालतों को सबसे पहले बैठकर 10 दिन 7 दिन में अगर फैसले करने हैं तो इन ट्रायल्स के करने हैं, और वो सिर्फ इमरान खान के नहीं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रायल्स के करने हैं, वो चाहे फराह बीबी का हो या किसी और का हो, ताकि लोगों को नजर आए कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स काम कर रही हैं, सिविल कोर्ट्स काम कर रही हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं काम कर रही। और वो फिर अजीब बात हो जाती है ना, ये फिर डायरेक्ट जो होता है आप सुओ मोटो लेना या कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स करना, इससे एक इम्पैक्ट ये आता है कि एक सर्टेन क्लास है जो ये प्रोसीडिंग्स को इन्वोक करवा सकती है। मैं आप और आम शहरी जो है वो तो अदालतों में धक्के खा रहा है। अब इस वक्त गवर्नर पंजाब जो है उनका मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ कि उनका एक जाती केस चल रहा है 8 साल से, वो इस वक्त गवर्नर पंजाब है, लेकिन उस जाती केस के अंदर 10-8 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो भी लोग सवाल करते हैं, इसी तरह पीएमएलएन के बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे। अदालतों ने इन पर कंसंट्रेट करना है और हमें ये वाला इंसाफ देना है, तो फिर अदालतों का बोलबाला भी होगा, इनके ऊपर लोग बिल्कुल इनके हक में बातें भी करेंगे। वरना अगर आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस में देते हैं तो ऑफ कोर्स पोलैरिटी होगी। आप हो सकता है किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मैं किसी और को करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आधा तो पब्लिक सीधी सीधी आपके खिलाफ हो जाती है। तो ये आइन के अंदर इन चीजों का एक मकसद है रखने का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जजेस का है। अगर आपने बेलें भी देनी है तो बेलों के साथ साथ ट्रायल भी खत्म करें, सिर्फ बेल दे देनी हर चीज नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद बनसोटा साहब हमारे साथ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے. فروخ سلیم صاحب, آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر صاحب, بطور سی ایم تو ہم شہباز شریف کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں, بطور پی ایم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ سفر ہے چیف منسٹر سے پرائم منسٹر تک کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ پروجیکٹس پہ ہوتا ہے جی. لیکن جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پالیسی کے اوپر فوکس کرنا ہے. رائٹ. آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو تو خود پیسے جو ہیں وہ وفاق سے مل جاتے ہیں, وہ جس کو ہم نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کہتے ہیں, یعنی کہ جو اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے 57% جو ہے وہ صوبوں کو مل جاتا ہے. تو وداؤٹ موونگ اے فنگر پیسے تو آپ کو مل گئے اور پھر آپ نے وہ پروجیکٹس میں خرچ کرنے ہیں. جب آپ پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس کے حوالے سے پالیسی بنانی ہے, پھر آپ کو ریونیو ریز کرنے کے حوالے سے پالیسی بنانی ہے. تو ایک سفر ہے, ایک نئی لرننگ کرو جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی سیکھنا ہے. تو یہاں پہ لگ رہا ایسا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا فوکس ابھی تک کچھ پروجیکٹس کے اوپر زیادہ ہے اور شاید پالیسی کے اوپر کم ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب, کیا جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ابھی چل رہے تھے, گزشتہ حکومت میں چل رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو میں ہمیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جن شرائط پر ایگری کیا گیا تھا وہ بنیادی شرائط غلط تھیں, وہ درست نہیں تھیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں جو گزشتہ حکومت نے کیے ان کو ریوائز کر سکے گی, ریویو کر سکے گی؟ دیکھیے, اس میں اچھی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں ہمیں فوراً ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو عمران خان صاحب نے بہت ڈیلے کر دیا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا, اور اس سے حالات مزید خراب ہو گئے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی جلدی فیصلہ اٹھایا. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں, جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کنونس کر لیا آئی ایم ایف کو کہ وہ ہمیں اپنے پیکج میں واپس راستہ دکھا دے, واپس ہم داخل ہو جائیں. اب ہے ان کے بعد کی بات, اور وہ آپ سمجھیے کہ کیا میں کہوں کہ 2 زہر کے پیالے آپ کے سامنے پڑے ہیں. ایک کے اوپر آئی ایم ایف لکھا ہے اور دوسری کے اوپر مہنگائی لکھا ہے. تو آپ کون سا پیالہ پینا ہے؟ ہیں دونوں زہر کے. دیکھیے, جو لینڈ مائنز, جو بارودی سرنگیں پی ٹی آئی کی حکومت بچھا گئی تھی, خاص طور پہ وہ جو 10 روپے کی رعایت تھی, سبسڈی تھی ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر, وہ از ایبسولوٹلی ناٹ سسٹینیبل. وہ حکومت کے پاس پیسہ ہی نہیں. اور جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے واشنگٹن سے, اگر آپ کو یاد ہو, اس میں انہوں نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ ریورس ان فنڈڈ سبسڈی, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس فنڈنگ تو ہے ہی نہیں. اب یہ 3 ارب روپے کے روزانہ کا خسارہ ہے جو خزانے کو بھگتنا ہے, یعنی کہ 100 ارب روپیہ مہینے کا, اور یہ وہ 100 ارب ہے جو حکومت کے پاس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو اب وہ سیاسی ایک فیصلہ کیا گیا تھا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا فروری کی 28 تاریخ کو, وہ معاشی فیصلہ نہیں تھا. اور اب قیمتیں نہ بڑھانے کا جو فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں وہ بھی معاشی فیصلہ نہیں ہے, وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ جی ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں. بالکل. یہ کب تک روک سکتے ہیں؟ یہ شاید عید کے بعد تک روک لیں, لیکن رک نہیں سکتا. اور اس کے نتیجے میں جو میرا خدشہ ہے کہ ابھی جو 15.5% کی وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس پہ لاتا ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے, وہ کہیں 17-18% پہ پہنچ جائے گی. تو مہنگائی تو آنی ہے, اس کو روک نہیں جا سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جو شہباز شریف نے پیٹرول پرائسز نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, عوامی مفاد میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے, لیکن جو لانگ ٹرم اکانومی ہے اس کے لیے یہ بہترین فیصلہ نہیں ہوگا. شارٹ ٹرم سیاسی فیصلے کیے جا رہے ہیں ابھی اس وقت موجودہ حکومت کی طرف سے, لیکن دوسری طرف عوام کا مفاد کس میں ہے, اور عوام کو ریلیف بھی تو دینا ہے, کیونکہ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. 3.5 سال میں عوام کو سکھ کا سانس ہی نہیں ملا, تو کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ بھی تو رہے ہیں, اور عوام کس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو عوام نے کہیں نہ کہیں تو دیکھنا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملے. دیکھیے, سچ کی بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت 5,000 ارب کا بجٹری خسارہ کرنے چلی. 5,000 ارب کا نقصان ہے, ریلیف نہیں مل سکتی. دیکھیے, یہ کوئی جو ہماری سیاسی قیادت
अपने बैंक अकाउंट से या अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाते। अगर पेट्रोल के अंदर सब्सिडी दे रही है तो जाहिर बात है कि बजट के किसी और हिस्से से वो रुपए निकाल के यहाँ पे खर्चे जाएंगे, तो नुकसान तो पब्लिक को ही होना है। ये सारा का सारा बोझ जो है वो पब्लिक के ऊपर ही पड़ना है। वो पेट्रोल की नजर, वो पेट्रोल की मद में पड़े या किसी और की मद में पड़े, जो है वो आपने और मैंने ही उठाना है। सही। तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि आवाम को भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता रहे और जो लॉन्ग टर्म हमारी इकोनॉमी है उसको भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे? अच्छा, अब रिलीफ इस शक्ल में मिल सकता है कि अगर आप तारीख देखें तो PMLN की हुकूमत होती है या जो PMLN लेड हुकूमत होती है, उसके दौरान हमने देखा है कि जो GDP ग्रोथ है, जो मईशत का पहिया है, वो जरा उसकी रफ्तार तेज हो जाती, उसकी ग्रोथ तेज हो जाती, और उसके नतीजे में जो औसतन आमदन है, जो आपकी और मेरी आमदन है, वो कुछ बढ़ जाती है। ये तारीख में हमने देखा है। तो आमदन जब बढ़ जाएगी तो शायद आप में और मुझ में जो कुव्वत बर्दाश्त है महंगाई की, वो कुछ बेहतर हो जाए। महंगाई तो होनी है, इसको हुकूमत नहीं रोक सकती। एक काम हुकूमत कर सकती है कि वो इसके ऊपर फोकस करे कि किसी तरह औसतन आमदन जो है पाकिस्तानियों की वो बढ़ जाए, और उसके नतीजे में आप और मैं महंगाई को जरा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए। सही। तो डॉक्टर साहब, जो मौजूदा काबीना में इकोनॉमिक एडवाइजर्स अपॉइंट किए गए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मौजूदा सिचुएशन से हमें निकाल सकते हैं, इस कैपेबिलिटी रखते हैं? देखिए, जो एडवाइजरी काउंसिल है, जैसे नाम बताता है, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती। वो एडवाइस दे सकते हैं, वो मशवरे दे सकते हैं, और एक इसहाक डार साहब की जो इकोनॉमिक काउंसिल उन्होंने बनाई थी, उसका मैं खुद भी मेंबर रह चुका हूँ, और मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जो कुछ वहाँ कहा जाता है उसके ऊपर इवेंचुअली अमल दरामद नहीं होता। अब उम्मीद ये जरूर की जा सकती है कि इस दफा की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, उसको वज़ीर आज़म साहब, आप जानते हैं, खुद से हेड कर रहे हैं। पहले फाइनेंस मिनिस्टर हेड किया करते थे। तो उम्मीद इस चीज की रखी जा सकती है कि वहाँ पे जो एडवाइस दी जाएगी, जो रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, जो मशवरे दिए जाएंगे, उनके ऊपर शायद अमल भी हो पाए। सही। तो आप क्या समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ज्यादा बेहतर रहेंगे या इसहाक डार साहब जो है उनको वापस आना चाहिए और ये आकर ये तमाम मामलात को ठीक करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि हमारा जो बुनियादी माशी ढांचा है, वो रियली जो बहुत बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, जिनको हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब माफिया कहा करते थे, चाहे चीनी का माफिया हो या बिजली का कार्टेल हो या खाद का कार्टेल हो या कारें बनाने वालों का कार्टेल हो, उन्होंने पूरी की पूरी मईशत को यरगमाल बना रखा है। और यही ढांचा पीपल्स पार्टी के दौरान था, यही ढांचा PMLN के दौरान था, और यही ढांचा PTI के दौरान था। जब तक उस ढांचे को तोड़ा नहीं जाता, उस वक्त तक चाहे कोई भी वजीर खजाना बन जाए, कोई भी हुकूमत इलेक्ट होके आ जाए, वो 4-5% की जो ग्रोथ है, उसी साइकिल में हम फंसे रहेंगे। जो हमें चाहिए वो चाहिए 7 या 8% की ग्रोथ, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने कहा कि आमदनी में इजाफा होना चाहिए, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, तो यानी महंगाई पे किसी हद तक काबू पाया जा सकेगा। दूसरे लफ्जों में, तो क्या क्या इसके अलावा क्या क्या मय्यज लेना होंगे कि महंगाई पर काबू पाया जा सके या आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके? देखिए, पहली बात यह है कि मईशत के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं होती, किसी के पास भी नहीं होती। अगर आपको कोई बताता है कि शॉर्ट टर्म में हम ये जादू की छड़ी चला देंगे और पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ जो है वो कम हो जाएगा, वो मैं समझता हूँ कि मुबालगे का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है मईशत और सियासत का जो गहरा ताल्लुक है। अब आप सोचिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 20 लाख लोग लेके चढ़ाई करने वाला हूँ इस्लामाबाद के ऊपर। फवाद चौधरी साहब सिविल अनरेस्ट की बात कर रहे हैं, और शेख रशीद साहब जो है वो खाना जंगी की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बयानिया है खाना जंगी का, दूसरी तरफ आपकी मईशत है। ये दोनों इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते, इन दोनों में से एक को दफनाना जरूरी है। तो या तो आप वो जो बयानिया है खाना जंगी का, उसको दफना दें या मईशत को दफना दें। दोनों कैन नॉट कोएग्जिस्ट। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।